नमस्कार, स्वागत है आप सभी का टोटल न्यूज में। आपके साथ मैं हूं रंजना अंकित द्विवेदी। संकट में है सीज फायर। कल जैसे ही सीज फायर का ऐलान हुआ था, पूरे विश्व ने इसका स्वागत किया। सबको लगा कि स्थिति सामान्य हो जाएगी, अर्थव्यवस्था पटरी पर आएगी, ऊर्जा आपूर्ति जो बाधित हो रही थी वो भी सुचारू रूप से चलेगी। लेकिन आज कुछ ऐसा हुआ जिसने सबकी उम्मीदों पर पानी फेर दिया। इसी पर है हमारी जरूरी बहस। संकट में है सीज फायर। तो अमेरिका और ईरान जंग का संकट अभी भी बरकरार है। सीज फायर की बात हो रही थी, लेकिन लेबनान पर बात उलझी हुई है। हमारे साथ खास मेहमान जुड़े हुए हैं। रणबीर आर राय साहब जुड़े हुए हैं, रक्षा विशेषज्ञ हैं। ललन प्रसाद जी जुड़े हुए हैं हमारे साथ, वरिष्ठ अर्थशास्त्री हैं। आप दोनों ही मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत करती हूं। सर, अमेरिका और इजराइल लेबनान को लेकर अलग रुख अख्तियार कर रहे हैं, ईरान का अलग रुख है। वही पाकिस्तान जो इस पूरे मामले में मध्यस्थता को लेकर अपनी कूटनीतिक जीत भी बता रहा था, अब वहां भी एक विवाद खड़ा हो गया है। पाकिस्तान कह रहा है कि लेबनान का मुद्दा सीज फायर की शर्तों में शामिल था। अब सोचिए कि पाकिस्तान कैसे मध्यस्थता करेगा, और मध्यस्थता होगी भी या नहीं होगी, क्योंकि ईरानी राजदूत ट्वीट करते हैं, उसे डिलीट कर देते हैं। तो कुल मिलाकर एक सस्पेंस बना हुआ है कि कैसे हालात सुधरेंगे। सबसे पहले रणबीर राय साहब के पास जाऊंगी। सर, क्योंकि हम सीज फायर का जब कल स्वागत कर रहे थे तो लग रहा था धीरे धीरे स्थिति सामान्य हो जाएगी, लेकिन इसके बाद ईरान का एक रुख आया कि हॉर्मुज पर वो टोल टैक्स वसूली किया करेगा। फिर लेबनान को लेकर मामला फंसता चला गया। कहीं ना कहीं जो पटकथा इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने लिखी थी, वो नहीं चाहते कि पूरी स्टोरी बीच में ही छूट जाए। वो चाहते हैं कि क्लाइमेक्स पर आए पूरा मामला। बहुत मुश्किल से अमेरिकन प्रेसिडेंट को प्रोवोक कर करके उन्होंने इस युद्ध की शुरुआत कराई थी। अब वो नहीं चाहेंगे कि युद्ध बीच में चला जाए। रणबीर सर, आप मुझे सुन पा रहे हैं सर? सर, एक बार फिर से मैं चाहूंगी आप एक बार ऑडियो चेक कराएं अपना। सर, शायद आपने सर म्यूट किया हुआ है। सर, एक बार फिर से अपना ऑडियो चेक कराइए। सर, मैं एक कोशिश करती हूँ, तकनीकी खराबी है, इसको एक बार दुरुस्त कराया जाए, देखा जाए कि हम क्यों नहीं सुन पा रहे हैं आपको। ललन प्रसाद जी की तरफ रुख कर लेती हूँ। सर, इसी सवाल में एक बिंदु और जोड़ना चाहूंगी, क्योंकि आप अर्थशास्त्री भी हैं। एक तो पटकथा इजराइल की लिखी हुई थी, दूसरा ये जहां हम बात कर रहे हैं अर्थशास्त्र की, व्यापार की, पूरे विश्व की अर्थव्यवस्था की, ऊर्जा आपूर्ति की। क्या लग रहा है सीज फायर पर जो संकट है वो अब ऊर्जा पर भी संकट है, अर्थव्यवस्था पर भी संकट है? तो संकट तो बना हुआ है। देखिए, कल तक जो स्थिति थी, थोड़ी सी उम्मीद बनी थी सारी दुनिया में कि शायद ये लड़ाई रुक जाए, और 2 हफ्ते के लिए उन्होंने सीज फायर का ऐलान तो किया था, लेकिन वो 2 हफ्ते का तो अभी तो 24 घंटे भी नहीं गुजरे हैं और दोनों ओर से आक्रमण हो रहे हैं। ईरान ने भी जगह जगह आक्रमण किया है, बेरूत में किया है, सऊदी अरब में किया है, और खाड़ी देशों में और कई जगह ईरान ने हमले किए हैं। इजराइल बराबर लेबनान पर हमले कर रहा है, और इजराइल ने तो प्रण किया हुआ कि हिजबुल्लाह को खत्म करके ही हम रहेंगे। तो कोई समझौता है, नहीं समझौता, वो तो मानता नहीं इस चीज को, और अमेरिका इस बात को अच्छी तरह जानता। तो कल ट्रंप ने भी बयान दे दिया कि हमने तो ये प्रॉमिस लेबनान के बारे में हमने कोई प्रॉमिस नहीं किया था। अब वो पाकिस्तान कहता है कि नहीं, लेबनान के बारे में भी उस 10 पॉइंट के अंदर है, जो पॉइंट 10 लिखे हुए उसके अंदर जो दुनिया भर दिखाया गया, तो उसमें तो लेबनान का सीज फायर है, लेकिन न तो अमेरिका ये मानने को तैयार है, न तो इजराइल मानने को तैयार है। तो अब वो ईरान कह रहा है कि हम हॉर्मुज की खाड़ी खोलेंगे ही जब तक लेबनान पर हमले बंद नहीं होंगे। तो ईरान खुद भी दूसरे देशों पर हमला कर रहा है, इजराइल भी कर रहा है, और अमेरिका ने कहा कि हमारी सेनाएं सब स्टैंड बाई रहेंगी, हम अभी वहां से अपनी फौज और अपने एयरबेस वगैरह कुछ भी हटाएंगे नहीं, समुद्री जहाज वगैरह हमारे सब वहीं रहेंगे, और वो ईरान हॉर्मुज की खाड़ी खोल दे, और नहीं तो फिर हम जो एक्शन ठीक हो देंगे। और वाइस प्रेसिडेंट वांस ने भी कह दिया। तो अब पाकिस्तान तो फंस गया इस बीच में
पाकिस्तान जो दलाली कर रहा था और वो जो एक पोस्ट ऑफिस का काम कर रहा था कि जो अमेरिका ने लिख के दिया वो पास ऑन कर दिया इजराइल को, और इजराइल से बात करके उसको समझा दिया कि नहीं लड़ाई खत्म हो जाएगी और ये समस्या का हल निकल आएगा। तो अब वो ईरान का क्या रुख पाकिस्तान के बारे में होता देखिए, देखने वाली बात होगी, क्योंकि पाकिस्तान के अंदर भी अब बवाल उठ गया है और लोग अपने नेतृत्व को कोस रहे हैं कि आपने क्या किया। पाकिस्तान को खतरा तो ईरान से भी बहुत जबरदस्त है। अगर ईरान वाकई गुस्से में आ गया और इस समझौते को लेकर के पाकिस्तान ने झांसा दिया है तो पाकिस्तान के ऊपर भी हमले करेगा, और जब पाकिस्तान के ऊपर हमले करेगा तो पाकिस्तान को कौन बचाएगा? सर कहीं ना कहीं पाकिस्तान ये दिखा भी रहा था कि दिल धड़कता है पाकिस्तान का ईरान को लेकर, लेकिन सब कुछ खराब हो गया। मतलब इसमें ये पाकिस्तान के लिए स्थिति थोड़ी सी हास्यास्पद पद भी हो गई है। कहीं ना कहीं पाकिस्तान जो कूटनीतिक तौर पर अपने आप को विश्व में ये साबित करने की कोशिश कर रहा था कि हम मीडिएशन कर सकते हैं, भले ही पाकिस्तान और अफगानिस्तान के हालात भी छुपे हुए नहीं है, लेकिन वो जैसा सोचा था वैसा कुछ हुआ नहीं। रणबीर सर, मेरी आवाज आपको मिल पा रही है? अब आप सुन पा रहे हैं मुझे? बिल्कुल, मेरी आवाज आ रही है सर, मैं सुन पा रही हूँ। सर उसी सवाल के साथ आऊंगी कि जो पटकथा बेंजामिन नेतन्याहू ने लिखी थी, बहुत मुश्किल से प्रोवोक कर करके अमेरिका को कहा था, डोनाल्ड ट्रंप को कहा था इस मामले को सॉल्व कीजिए, आप ही सॉल्यूशन कर सकते हैं, करता धरता आप ही हैं। उस मनोवैज्ञानिक परिस्थिति में डोनाल्ड ट्रंप आए, हमला भी किया, लेकिन कुछ हल नहीं निकला। अब इजराइल नहीं चाहता है दोबारा से बैकफुट पर आया जाए, वो तो चाहेगा ही कि युद्ध समाप्त ना हो, सीज फायर ना हो, अगर हो तो उसकी शर्तों पर हो, समस्या का समाधान हो, या जिस विवाद के साथ इजराइल और ईरान आगे बढ़ रहे हैं वो विवाद खत्म हो। नहीं चाहेगा इजराइल सीज फायर करना। देखिए ललन साहब, और आपने अपने दर्शकों को समझा दिया, पूरी दुनिया में संकट पड़ गया है कि सीज फायर है कि नहीं है, सीज फायर में क्या है क्या नहीं है, और इंग्लिश में कहेंगे टू डू योर डैम्ड इफ यू डोंट डू योर डैम्ड। ईरान उसमें फंस गया है। अभी आश्चर्य की बात है कि इतना बड़ा समझौता देश में हुआ है, दो देश ईरान इजराइल अमेरिका के साथ, ये लेबनान की बात तो कोई समझे ही नहीं कि कहीं किया था कि नहीं किया था। बीच में पाकिस्तान कह रहा था इसमें है, लेकिन आपको ये पता होना चाहिए पाकिस्तान मैसेंजर था जो उन्होंने इस्तीफा पूरी इंटरनेट पे दिखाया है, उसमें एक इसमें लिखा हुआ ड्राफ्ट फ्रॉम पेंटागन, जो पेंटागन ने भेजा था, तो कुछ दाल में काला लग रहा है। कैसे है कि ट्रंप साहब को पता नहीं था कि लेबनान इसमें एग्रीमेंट में नहीं है। पाकिस्तान तो कहता है, ईरान तो कहता है, इतनी बड़ी समझौते में एक इतनी बड़ी चीज कि इजराइल लेबनान पे अटैक करेगा कि नहीं, क्योंकि सीज फायर हो गया। अब सीज फायर ईरान और अमेरिका के साथ सब जगह हुआ, लेकिन लेबनान और ये नहीं हुआ। तो मैं तो समझ रहा हूं जिन लोगों ने, तो ललन साहब ने आपको समझा दिया, वैंस साहब जो वाइस प्रेसिडेंट थे वो हंगरी गए थे, और हंगरी में उन्होंने बयान दिया जब अमेरिका वापस आए कि हाँ इतना लग रहा है कि भाई या तो ट्रंप नेतान्याहू को कंट्रोल नहीं कर रहा, या तो नेतान्याहू आउट ऑफ कंट्रोल है ना। इस स्थिति में कुछ भी हो सकता है। और ईरान के पास दो गोल्ड कार्ड है, दो सुनहरे पत्ते हैं, एक है हॉर्मुज, एक है न्यूक्लियर 400 ग्राम उनके लिए। सर जैसे अमेरिकन प्रेसिडेंट दो हथियार यूज करते हैं, एक तो टैरिफ का डर, दूसरा धमकियां। अब ईरान भी इसी तरह से दो हथियार लेकर आया है, एक तो न्यूक्लियर वेपन और दूसरा हॉर्मुज। तो ठीक है भाई, उनको और कोई चारा नहीं है उनको। अब इसलिए मैंने जो मैप देखा इंटरनेट पे जाके, आपको दिखाई देता है कितने जहाज जा रहे हैं। हॉर्मुज में 12-13 जहाज जाते थे, एक हमारा जहाज बॉम्बे भी पहुंच गया, मुंबई पहुंच गया। इस वक्त आप देखेंगे उन्हें 4 जहाज दिखाई दे रहे हैं, और ईरान कह रहा है कि मैं कंट्रोल करूंगा। अगर जो अमेरिका के जहाज उतर आए तो उनके पास छोटी बोट है बारूद के साथ, वो मरने के लिए तैयार है, लेकिन डिबो देंगे। अरे वो तो ट्रंप साहब ने बोला है कि ईरान फायर्ड मिसाइल्स ऑन
इब्राहिम लिंकन इतना बड़ा जहाज और बच गया। अब सच है नहीं है हमको देखना पड़ेगा, लेकिन आपने जो बहस की है बिल्कुल ठीक है। कुछ दाल में काला है। ट्रंप के सब मूड में क्या है, वंश के मूड में क्या है, पाकिस्तान क्या कहता है, फ्रांस क्या कहता है, इटली क्या कहता है और ईरान क्या समझता है। बिल्कुल ललन प्रसाद जी, लड़ाई झगड़ा चलता रहेगा, लेकिन देश को जो नुकसान हुआ है उसकी भरपाई करने का रास्ता भी ईरान ने खोज लिया है। अर्थव्यवस्था को मजबूती देनी है, पैसा कहां से आएगा, तो टोल वसूला जाएगा। हाँ, रास्ता ईरान ने अपने लिए तो खोल दिया है कि हम टोल लगाएंगे, टैक्स, भारी टैक्स लगाएंगे। ओमान ने मना कर दिया कि हम कोई टैक्स नहीं लगाएंगे हार्मुज खाड़ी से जाने वाले जहाजों पर, लेकिन इजराइल कहता लगाएंगे। और अगर इजराइल टैक्स लगाता है तो बहुत सारी जो उसकी जो खर्चे ईरान के हुए हैं लड़ाई पर, तो बहुत सारे खर्चे धीरे धीरे निकल आएंगे। दूसरी बात, ईरान से इतना तेल निर्यात होता है, इतनी बड़ी आमदनी ईरान को है कि वो जो कुछ उसका नुकसान हुआ है वो थोड़े समय में रिकूप कर लेगा। अभी 14 दिन का टाइम तो बड़ा अच्छा टाइम मिल गया है ईरान को भी, अमेरिका को भी, और दोनों ही अपने ताल ठोक रहे हैं। और अल्टीमेटली इसका अंजाम क्या होगा, लड़ाई 14 दिन के बाद प्रेसिडेंट साहब तो कह चुके हैं, ट्रम्प साहब तो कह चुके हैं कि हम आराम कर रहे हैं, खुद को तैयार कर रहे हैं, अगली बार हमला होगा और मजबूती से होगा। एक बार फिर से वही धमकी का ढर्रा फिर से देखने को मिल रहा है। हाँ, वो धमकी तो दे रहे हैं, बराबर दे रहे हैं। ईरान भी धमकी दे रहा है, ईरान पीछे नहीं है। अगर अमेरिका कुछ कह रहा तो ईरान भी कह रहा। ईरान कहता है हम खाड़ी को खोलेंगे ही नहीं, हार्मुज की खाड़ी, और नहीं खोलेंगे तो जहाज सब देखिए स्टैंडर्ड है। इस समय सैकड़ों जहाज हार्मुज पार करने के लिए खड़े हैं, उसमें भारतीय जहाज भी हैं, और भारत को भी बहुत नुकसान हुआ है। अब पहले जहाँ 20 मिलियन बैरल तेल रोज जाता था, अब वहाँ पर 2.6 बिलियन या कुछ इस तरह जा रहा है। ये एक तरह से कुल 10%, 12% के करीब हमारे जो तेल है और फर्टिलाइजर है और जो चीजें निर्यात होती हैं उस रूट से उस पर बंधन लगा हुआ है। तो हमें तो बहुत नुकसान हो रहा है। अब हम उम्मीद ये थी कि शायद ये 14 दिन खुल जाए तो जो जहाज सब फंसे पड़े हैं वो सब निकल आएंगे। भारत के भी 100 से ज्यादा जहाज फंसे हुए हैं इस समय, जिनको बाहर निकलना है खाड़ी से। और अभी तक ईरान ने कोई हाँ नहीं कहा, ईरान ने यही कह रहा है कि हम इसको बंद रखेंगे। तो इसका तो बहुत भयानक नुकसान होना। रणवीर सर, एक बार फिर से धमकियों के इस दौर में जो 14 दिन का लग रहा था कि नहीं सीज फायर के बाद युद्ध समाप्त हो जाएगा, लेकिन यहाँ तो सीज फायर पर ही संकट मंडरा रहा है। अगर फिर से यही स्थिति बनती है जो अब तक पूरे विश्व ने देखी है ईरान, अमेरिका और इजराइल के बीच में, तो क्या लगता है इस बार ईरान किस मोड में होगा? क्योंकि अब तक तो ईरान कहीं से कहीं तक भी चूका नहीं है, हर हमले का जवाब दिया है, हर धमकी का जवाब दिया है, और शायद सोचा भी नहीं होगा कितनी बड़ी तैयारी ईरान ने कभी की होगी, क्योंकि हालात तो कभी थे ही नहीं अमेरिका और ईरान में इस तरह की जंग छिड़ेगी। लड़ाई तो इजराइल और ईरान के बीच में थी, लेकिन अमेरिका को निशाना बनाना, अरब कंट्रीज में अमेरिका के ठिकानों को निशाना बनाना, तो ईरान ने अपनी ताकत भी दिखा दी है और अपनी स्ट्रैटेजी भी दिखा दी है। बिल्कुल, लेकिन आप ये तो समझे कि नेतान्याहू ने अमेरिका को फंसा दिया, क्योंकि कहते एक मीटिंग हुई थी 2 महीने, फरवरी में मीटिंग हुई थी, वो खुला खुला आ गया है कि नेतान्याहू ने बोला इनको, ट्रंप साहब को, अब ट्रंप एक इमोशनल आदमी है, उनको डील चाहिए, पैसे चाहिए। अपने सन इन लॉ जो उनके मतलब सन इन लॉ को लगा दिया कुशनर, विटकॉफ। तो अब ऐसे लग रहा है ये स्थिति चलती जाएगी शनिचर तक, क्योंकि अटैक तो हो रहा है। तो अब शायद शनिचर को जो मीटिंग होगी, मीटिंग में अमेरिका से विटकॉफ साहब, वैन साहब और कुशनर साहब आ रहे हैं, बाकी पाकिस्तान में लोग मीटिंग में होंगे। तब पता चलेगा कि भाई स्थिति क्या है। उसके बीच में अगर जो लड़ाई फिर शुरू हो गई तो मैं बहुत आश्चर्य हूं कि अमेरिका की मिलिट्री विद द ट्रिगर, इंग्लिश में बोलते हैं विद द ट्रिगर, मतलब बंदूक के ट्रिगर की पे बैठी हुई है। क्योंकि अगर तो उनको ऑर्डर दे दिया कि सीज फायर नहीं है तो वो अटैक फिर शुरू हो जाएंगे। ईरान में भी यही हालत होगी कि भाई हमें कुछ पता नहीं है कल सवेरे क्या होने वाला है।
तो वो स्थिति है। हमको शनिचर तक मेरा ख्याल ये मीडिया वगैरह पढ़ते रहेंगे। ईरान से 10 आइटम्स गए हैं, 15 आइटम अमेरिका ने बनाए हैं, ये 25 आइटम पे बहस होगी इस्लामाबाद में। और पाकिस्तान तो बहुत खुश है क्योंकि वो तो मीडिया में आ गए हैं, उनकी छाती खुल गई है प्राइम मिनिस्टर शरीफ और अमीर साहब के। लेकिन सर पता नहीं ये खुशी जो है वो कब तक बरकरार रहे, क्योंकि कहीं ना कहीं पाकिस्तान की मेंटालिटी तो ये थी कि अमेरिका का मैसेंजर बनकर अमेरिका का भी भला बन जाए और ईरान की तरफ भी अपना रुख दिखा दे कि भाई हम तुम्हारे साथ भी खड़े हैं। लेकिन हो गया उल्टा। अब कहीं ईरान ने अमेरिका के साथ साथ पाकिस्तान पर भी निशाना साध दिया, तो अंदाजा आप लगाइए कि क्या होगा पाकिस्तान का। देखिए, इंग्लिश में कहते हैं that somebody becomes the fall guy, मतलब जिसके ऊपर तकलीफ आएगी। अब पाकिस्तान के ऊपर तकलीफ ये आ गई है क्योंकि अगर जो उन्होंने अमेरिका को मदद की है, ये तो स्पष्ट है, जो मैसेजेस है वो अमेरिका से आपने बोला मैसेंजर बन गए, तो उनको फायदा होगा। कहते हैं बिटकॉइन वगैरह इन्वेस्टमेंट है, डील है, कुछ होगा। लेकिन हमें देखना पड़ेगा, दिस इज ए डेलिकेट सिचुएशन और नेतान्याहू के हाथ में है। वो क्या कहता है कोई नहीं बता रहा अभी। ललन प्रसाद जी, इसी सवाल के साथ आपके पास आऊंगी सर, कि अगर गलती से निशाना अब तक तो कुवैत में अमेरिका के ठिकानों पर था, यूएई में अमेरिका के ठिकानों पर था, कहीं पाकिस्तान को ही आड़े हाथों ईरान ने ले लिया अमेरिका का मैसेंजर बनने के लिए, तो स्थिति समझिए आपकी क्या हो जाएगी। किरकिरी तो होगी सो होगी, लेकिन जिस तरह से मध्यस्थता की बात पाकिस्तान कर रहा था, कूटनीतिक रूप से दिखा रहा था कि हम डिप्लोमेसी में आगे हैं। ट्वीट था शहबाज शरीफ का कि हम कोशिश कर रहे हैं कि ये पूरा मामला सुलझ जाए, सीज फायर करवाने में हम कामयाब रहे हैं। अब इन हालातों के बीच में क्या स्थिति आप पाकिस्तान की देखते हैं? देखिए, राय साहब ने बड़े सुंदर ढंग से स्थिति का विवेचन कर दिया है। मैं तो यही ऐड करूंगा कि पाकिस्तान अब फंस गया है अपने ही बनाए जाल में। पाकिस्तान ने सोचा कि दोनों तरफ से हमें पैसे मिलेंगे। अमेरिका से डॉलर तो लिया भी होगा, पाकिस्तान ने कितना डॉलर लिया होगा इसके लिए कहा नहीं जा सकता, बगैर लिए तो उसने कुछ किया नहीं होगा। तो अमेरिका ने तो उसको, अमेरिका के तो पंजे के नीचे है, अमेरिका जब चाहे उसको नीचे ओढ़ ले। और जहां तक ईरान की बात है, ईरान ने उसके विश्वास पर, एक इस्लामिक देश है और उन्होंने सोचा पड़ोसी देश है हमारा, उसके हिसाब से अपना उन्होंने व्यवहार किया और उसकी बात मान ली है। लेकिन और सर लेबनान पे हमलों को लेकर भी कहा है, लेबनान पर हमलों को लेकर भी कहा है पाकिस्तान ने कि ये मुद्दा सीज फायर की शर्तों में शामिल था। अमेरिका के दावों को झुटला भी रहा है पाकिस्तान। वो देखिए, अब तो खूब रुक रहा है, इसलिए कि आपने देखा होगा एक्स पर इतने लोगों ने वो ट्वीट किए हैं और सब पूरी सोशल मीडिया में सारी दुनिया में पाकिस्तान की वो हो रही, पहले बड़ी वाहवाही हो रही थी, अब एक ही दिन में 24 घंटे में ही सारा मामला उलट गया और लोग पाकिस्तान को ही दोष दे रहे हैं कि पाकिस्तान ने क्या किया। तो पाकिस्तान ने तो अपने फायदे मेरी तो 5 उंगली की है, अब वो 5 उंगली की जगह वो दोनों 5 उंगली बाहर निकलने वाली है। और दूसरी बात ये कि जो शनिवार को मीटिंग होनी है, एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात है, इजराइल उस मीटिंग में कहाँ और क्या इजराइल पाकिस्तान में रिप्रेजेंटेटिव भेजेगा? मीडिया में कहीं कोई खबर नहीं आ रही इजराइल के बारे में। तो इतनी बड़ी लड़ाई इजराइल ने शुरू किया और इजराइल से ईरान से इतना झगड़ा हुआ, फिर अमेरिका बीच में कूदा और अब सीज फायर हो गया, उसमें इजराइल का कोई नाम ही नहीं। मुझे तो बहुत डाउट है कि इजराइल पाकिस्तान जाएगा, उसका कोई रिप्रेजेंटेटिव इजराइल को डाउट तो इस बात का भी है कि ट्रंप के साथ इजराइल सहमति बनाएगा भी या नहीं। नेतन्याहू कभी नहीं चाहिए, क्योंकि इस पल का तो इंतजार वो कब से कर रहे थे, ईरान के साथ इस विवाद का हल हो, इंतजार वो कब से कर रहे थे, जाने कब से पटकथा लिख रहे थे। कितने अमेरिकन प्रेसिडेंट से उन्होंने कहा, किसी अमेरिकन प्रेसिडेंट ने इस मामले में इंटरवीन नहीं किया। अब जाके ट्रंप उनके झांसे में आए तो कभी नहीं चाहेंगे कि सीज फायर हो, वो तो चाहेंगे कि युद्ध का अंत हो कैसे भी करके और उनकी समस्या का समाधान हो। हाँ, तो देखिए, इसमें अमेरिका डबल गेम खेल रहा है। डबल गेम इस मामले में कि अमेरिका इजराइल के साथ तो शुरू से ही इजराइल को सपोर्ट करता रहा है और जो अमेरिकन पॉपुलेशन में यहूदियों का बहुत बड़ा बोलबाला है। सबसे धनी लोग अमेरिका में यहूदी हैं और
मिलिट्री में भी और उनके सारे इंस्टॉलेशंस में, उनकी गवर्नमेंट में, सब जगह बहुत पावरफुल पोजीशन में यहूदी हैं। और अमेरिका की फॉरेन पॉलिसी जो भी होती है उसमें यहूदियों का बहुत बड़ा हाथ है। तो इजराइल एक ऐसा देश है, यहूदियों का एक ही देश दुनिया में है इजराइल, और उनका अमेरिका के ऊपर काफी होल्ड है। तो अमेरिका भी इजराइल के साथ कोई जो झगड़ा लेने का रिस्क तो नहीं कर सकता। इजराइल को तो खुश करने की कोशिश करेगा। और जो नेतन्याहू के संबंध है अमेरिकन सीनेटर से और सब लोगों से वहां से, तो अमेरिका तो हर हालत में इजराइल के साथ है। बाकी पाकिस्तान के साथ अमेरिका तो अपने मतलब से है, और जैसे वो मतलब निकला, एक बार तो अब मतलब पाकिस्तान से निकाल दिया उसने, उसको बीच में बैठा के और सीज फायर करा दिया ताकि 2 हफ्ते के लिए टाइम मिल गया अमेरिका को। और अमेरिका अपनी तैयारी 2 हफ्ते में करेगा। और ईरान भी फंस गया, लेकिन अब ईरान तो चूंकि पैसे वाला देश है, वो सोचता है कि ठीक है मैं खाड़ी बंद कर दूंगा, इसके बाद वो अपने आप दुनिया के लोग कहेंगे, हमसे सिफारिश करेंगे कि लड़ाई बंद करो, छोड़ो इसको। तो जो भी जो शनिवार को मीटिंग है वो इंटरेस्टिंग तो होगी, लेकिन इसका परिणाम कोई ऐसा नहीं होना है कि बड़ा अनएक्सपेक्टेड हो कि हम सोचें कि लड़ाई बस इस मीटिंग के बाद बंद हो जाएगी, सब कुछ होगा। जब इतने निगोशिएशन के बाद ये हालत है कि 14 दिन की लड़ाई बंद हुई और फिर वो उसके 24 घंटे के अंदर ही शुरू हो गई है। रणबीर सर, क्योंकि अब अगर हम इजराइल और ईरान की बात करें तो सर दोनों देशों में एक चीज कॉमन है, दोनों ही देश मरने मारने पर उतारू रहते हैं। दोनों ही देशों का एक जैसा नेचर है। लड़ाई झगड़ा बाद में, जब लड़ाई के लिए आपको आगे बढ़ना है, जब देश की बात आएगी, टेरिटरी की बात आएगी, तो ईरान भी नहीं झुकेगा और इजराइल भी नहीं झुकेगा। इजराइल ने भी अपने आप को पूरे विश्व में साबित किया है, 7 देशों से अकेला लड़ा और जीतता चला गया। तो इजराइल का भी इतिहास सबको पता है और ईरान ने तो अपनी ताकत दिखा ही दी है। तो ऐसे में कहीं ना कहीं अमेरिका फंस गया। ये जो सीज फायर हुआ है, ऐसा कहा जा रहा है कि अब डोनाल्ड ट्रंप को यह लग रहा है कि कौन सा ऐसा रास्ता ढूंढे जिससे खुद बच के निकला जाए, क्योंकि इस समस्या को जितना आसान समझ रहे थे इतनी आसान ये है नहीं, उतनी जटिल और हो गई है। आपने बिल्कुल ठीक बोला, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप हर दफा सामने आके कुछ बयान देता है। अब ये बहुत बड़ा बयान है कि इजराइल लेबनान को छोड़ेगा कि मारे जाएगा। कहते हैं आज 250 लोग मरे उधर, वो कुछ कम नहीं कर रहा। तो डोनाल्ड ट्रंप जब टीवी पे आता है और रोज हम देखते हैं वो ही कंट्रोल करता है। उसने आर्मी चीफ को भी इस्तीफा दिला दिया। तो मैं तो बहुत आश्चर्य में हूं कि आर्मी के लोग बोल रहे हैं हम क्या करेंगे, ये सीज फायर होगा कि नहीं होगा। तो अब डोनाल्ड ट्रंप, आपने बिल्कुल ठीक बोला, आप अपने गवर्नमेंट पुट योरसेल्फ इन डोनाल्ड ट्रंप। आप क्या, या तो नेतानियाहू को बोलो स्टॉप इमीडिएटली, और सब पीछे भी नहीं हट सकते। अब तो ये भी नहीं कह सकते कि नहीं ठीक है, जो हो गया सो हो गया। नहीं, या चाल है उसकी कि नेतानियाहू को करने दो, मुझे कुछ टाइम दे दो सोचने के लिए, और इसके बाद क्या होगा, शनिचर को क्या होगा। तलन साहब ने भी बोला कि होगा कि नहीं होगा, ये भी, क्योंकि हर घंटे बदल रहा है। बिल्कुल, हर घंटे ये पूरा घटनाक्रम बदल रहा है और यही वजह है कि कंफ्यूजन बढ़ा हुआ है। सर, समय की कमी है थोड़ी सी मेरे पास। बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों ही मेहमानों का मेरे साथ जुड़ने के लिए, इस चर्चा में शामिल होने के लिए। तो सीजफायर पर संकट के बादल मंडरा रहे हैं, और होगा तो क्या होगा, और इस सबके बीच में डोनाल्ड ट्रंप का स्टैंड क्या होगा, इजराइल का स्टैंड क्या होगा, और ईरान शर्तों को कितना मानेगा या नहीं मानेगा, ये देखने वाली बात होगी। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, जल्द हाजिर होते हैं।